हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? तो कल के लेक्चर में ख़त्म किया था बायोमोलिक्यूल्स और आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। जो अगला है चैप्टर हमारे एनसीईआरटी में, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। इसके पहले हम लोग चैप्टर 8 में पढ़े थे सेल के बारे में, तो एक आध क्वेश्चन हम आपसे करना चाहेंगे। सेल क्या होता है? सेल किसको बोलते हैं? सेल का एक बहुत छोटा सा डेफिनीशन है जो आप सभी लोग जानते हो कि क्लास 9 से हम पढ़ते आ रहे हैं और 9th क्या जूनियर क्लासेज में भी ये पढ़ाया जाता होगा आपको। सेल क्या है? तो सेल का एक छोटा सा डेफिनीशन होता है, सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब होता है द मोस्ट बेसिक। यहां पे हम क्या बोल सकते हैं? फंडामेंटल के लिए बोल सकते हैं द मोस्ट बेसिक। मतलब अगर हम कंप्लीट डेफिनेशन ले तो बोलते हैं सेल इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ की सबसे जो बेसिक यूनिट है, सबसे बेसिक यूनिट कहने का मतलब ये हो गया कि जहां से लाइफ स्टार्ट होती है। मतलब कोई सा भी वो चीज है जिसमें लाइफ अगर है तो वहां पे सबसे बेसिक चीज क्या होनी चाहिए? इसके लिए हम बोलेंगे सेल। सेल इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एक और इसका डेफिनेशन होता है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा कि आप लोग 9th क्लासेस को पढ़ते आ रहे हो, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ। देखो बायोलॉजी में कुछ रट्टा मारने वाला नहीं होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी क्या करना है कि याद करना है, मगअप नहीं करना है। मगअप करने से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है ना। यहाँ पे हमको ये देखना है कि ये मीनिंग क्या कह रहा है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेल क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है। हम इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एज वेल एज सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये दोनों हम अलग अलग अगर करें तो कितना आसान हो जाएगा। डेफिनेशन समझो इसको। सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब कोई सा भी अगर स्ट्रक्चर है जिसमें लाइफ है, बाद में हम बात करेंगे अभी लाइफ पे कि लाइफ किसको बोलते हैं। कोई सा भी स्ट्रक्चर है अगर उसके अंदर लाइफ है, मतलब अगर वो लिविंग है तो स्ट्रक्चर किससे बना होगा? सेल से बना होगा। इसका मतलब होता है, मतलब सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब हो गया कि कोई सा भी अगर चीज है जिसके अंदर लाइफ है, जो लिविंग है, वो किससे बना होगा? सेल से बना होगा। ठीक ऐसे ही इसके दूसरे पार्ट पे हम आ सकते हैं, सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कोई भी अगर लिविंग बीइंग है तो कोई ना कोई तो फंक्शन करेगा। फंक्शन करने का मतलब हो सकता है कि वो फंक्शन आपको दिखाई दे, जैसे कि कहें कि क्या वो मूव करे एक जगह से दूसरी जगह, किसी चीज़ को वो सेंस करके और रिस्पॉन्ड करे, या बहुत सारे एक्सेस फंक्शंस होते हैं सेल के अंदर जो हमको दिखाई नहीं देते हैं। जैसे हम बोले मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब हो गया सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन द सेल। सेल के अंदर होने वाले जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको एक साथ अगर हम बोलें तो क्या बोलेंगे? उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो भाई सेल है, अगर सेल के अंदर की हम बात करें कि ये सेल है और सेल के अंदर में कोई फंक्शन हो रहा है तो हमको बाहर से कहाँ दिखाई देगा? ये दिखाई नहीं देगा, मतलब ये विजिबल नहीं है फंक्शन। लेकिन अगर हम कहते हैं कि सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब अगर जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर लाइफ है, जो लिविंग है, तो वो क्या करेगा? वो फंक्शन करेगा। और वो फंक्शन किसकी वजह से होगा? तो फंक्शन होगा किसका? सेल का फंक्शन होगा। ठीक है, मतलब सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर एक लाइन में अगर इसको हम खत्म करें तो बोलेंगे कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल। मतलब चाहे वो सिंगल सेल हो या मेनी सेल्स हो, लेकिन अगर स्ट्रक्चर है तो किससे बना होगा? सेल से बना होगा। एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेल। मतलब हर एक लिविंग बीइंग का जो फंक्शन है वो फंक्शन किसकी वजह से होता है? सेल के फंक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक जनरल सेल के बारे में डेफिनेशन था। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कि ऑर्गेनिज्म अगर हम बोलें कि कितने टाइप का होता है ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे। जैसे हम बोलें कि हम लोग हैं, हमारी बॉडी किससे बनी है? मिलियन बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, बिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। लेकिन वहीं पे अगर एक सिंगल सेल अमीबा की हम बात करें तो अमीबा की बॉडी में कितनी सेल्स हैं? सिंगल सेल है। बैक्टीरिया की बॉडी में कितनी सेल्स हैं? सिंगल सेल है। क्लोरेला कितने सेल है? सिंगल सेल है। ईस्ट कितना है? सिंगल सेल है। तो अगर हम ये देखते हैं कि सिंगल सेल और मेनी सेल्स दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हो गए। अगर दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हो गए तो सबसे पहले कहें कि अगर ये एक सिंगल सेल है और यही सेल क्या हो गया? यही सेल कई सारे सेल्स में डिवाइड हो रहा है। देखो यहाँ पे ये दो सेल्स हो गई।
अगर इनको हम फिर से कर दे तो क्या हो गया, अभी यहाँ पे ये 4 सेल्स हो गई। या सिंपली अगर हम इसको अलग अलग करके दिखा दें तो एक सेल्यूलर पॉपुलेशन हम बना सकते हैं, यहाँ पे सेल्स का ये पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, मतलब क्या हो गया, एक सेल है जो डिवाइड हुई, एक सेल हमेशा 2 सेल में डिवाइड होती है, 2 सेल से फिर 4 सेल बनेंगी, 4 से ऐसे 8, मतलब हर बार क्या होगा, नंबर ऑफ सेल जो होगा वो मल्टीप्लाई होते जाएगा, डबल होते जाएगा। ठीक है, तो अगर हम सेल को लेकर चलते हैं कि मल्टी सेलर बॉडी अगर ये बना रहा है तो ये मल्टी सेलर बॉडी किससे बन रही है, सिंगल सेल से ही बन रही है। जैसे अगर हम अपनी बात करें, एनिमल्स की बात करें, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है अगर हम उनकी बात करें तो उनका भी जो लाइफ है या उनकी जो बॉडी है जो बिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल्स से बनी हुई है, ये बॉडी भी, इसका स्ट्रक्चर कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो एक सिंगल सेल से हुआ, और इस सिंगल सेल का नाम क्या था, जाइगोट। जाइगोट, जब मेल फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है, मींस फर्टिलाइजेशन होता है, तो इससे जो रिजल्ट आता है, जो एक सिंगल सेल बनता है, उसको हम बोलते हैं जाइगोट। और यही जाइगोट जब डिवाइड होता है मेनी प्लेन्स में, तो इससे क्या होता है, एक मल्टी सेलुलर बॉडी बनती है। ठीक है, तो हम लोग, हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे क्या, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो हम यहाँ पे वही लेने वाले हैं कि अगर एक सिंगल सेल है और यही सिंगल सेल मल्टी सेलुलर बॉडी बना रहा है, तो ये मल्टी सेलुलर बॉडी कैसे ये सिंगल सेल बनाया, कैसे बनाया, डिवीजन से बनाया। एक सेल 2 सेल में डिवाइड हुई, 2 सेल से फिर कितने बन गए, 4 सेल्स बन गए। यहाँ पे आप सिंपल कर लो, सिंगल सेल है, सिंगल सेल से फिर 2 सेल्स बनेंगी, एंड 2 सेल से फिर क्या हो जाएगा, 4 सेल्स बन जाएंगी। ये तो ये क्या हो गया हमारा, ये सेल डिवीजन हो गया। मतलब एक सेल होती है जो डिवाइड होती है, और डिवाइड होकर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है, डॉटर सेल्स का नंबर बढ़ेगा, और जब नंबर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, एक मल्टी सेलुलर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, लेकिन आते हम कि एक सेल जो है वो कैसे कई सारी सेल्स का फॉर्मेशन करता है, डॉटर सेल्स बनाता है। तो इसके लिए हम लोग ये चलेंगे कि एक सेल डिवाइड हो रही है, और डिवाइड हो रही है तो इसके पीछे क्या क्या रीजन्स हैं, सेल क्यों डिवाइड होती है। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही हो गया, व्हाई डज अ सेल डिवाइड। क्वेश्चन हमारा हो गया, व्हाई डज अ सेल डिवाइड, एक सेल क्यों डिवाइड करती है, इसके पीछे रीजन्स क्या हैं। तो इसको समझने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट लोग अलग अलग थ्योरी दिए, लेकिन इसमें से हम कम से कम 2 थ्योरी के बारे में स्टडी करते हैं और उसी के बारे में हम बात करेंगे। जैसे पहला आ जाता है हमारा कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, इसको हम देखते हैं। मतलब क्वेश्चन यहां पे हम ले सकते हैं, व्हाई डज अ सेल डिवाइड, एक सेल डिवाइड क्यों होती है। तो इसके लिए हम लोग पहला जो थियरी लिया, इसको हमने लिया कौन सा, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। अब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है, इसको समझो बाबू। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स में हम ये दिखाते हैं, इसको शॉर्ट में हम KI से डिनोट करते हैं। KI इक्वल टू एक फॉर्मूला हम लेते हैं, VN अपॉन VC माइनस VN। ठीक है, ये एक फॉर्मूला, इससे समझ में आएगा हमको कि ये एक्चुअल में क्या क्या डिनोट कर रहा है। तो एक इसमें हम ले लें, VN क्या है, VN रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर, ऐसे ही हम कहें, यहाँ पे C होना चाहिए, VC छूट गया। VC इक्वल टू क्या होता है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ सेल। ठीक ऐसे ही अगर हम बोलें VC माइनस VN किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो VC माइनस VN हो गया वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। ये 3 चीजें हमने लिया, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ सेल एंड वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। जब एक सेल को डिवाइड होना होता है तो क्या करेगा, सबसे पहले सेल्यूलर ग्रोथ होगा। सेल्यूलर ग्रोथ का मतलब क्या हो गया, अगर हम सेल्यूलर ग्रोथ को ले, सेल्यूलर ग्रोथ, तो सेल्यूलर ग्रोथ का मतलब होता है बाबू साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। मतलब हो गया कि इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। एक सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर कंटिन्यूअसली मटेरियल्स डिपॉजिट होते रहते हैं, न्यू मटेरियल्स का फॉर्मेशन होते रहता है, जिसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म का अमाउंट है, मतलब साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम क्या होता है, कंटिन्यूअसली बढ़ते रहता है। ठीक, दूसरी चीज हम कहें यहाँ पे कि जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, आप लोग लोअर क्लासेज में भी पढ़े होंगे कि जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम, न्यूक्लियस का जो साइज अगर हम बात करें कितना होता है साइज, आपको याद है, साइज ऑफ न्यूक्लियस अगर हम देखें कि स्टैंडर्ड सेल या साइज ऑफ न्यूक्लियस, इसको हम बोलते हैं 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोन।
मतलब बोला है सिंपल में, तो 10⁻⁻6 मीटर ये न्यूक्लियस का साइज है। अब बताओ न्यूक्लियस का साइज तो फिक्स हो गया ना, अगर फिक्स नहीं होता तो हम यहाँ पे ये बोलते नहीं, इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि पहले न्यूक्लियस क्या होगा, छोटा होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद जैसे ये साइज को अटेन किया न्यूक्लियस का ग्रोथ स्टॉप हो गया। लेकिन साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है, अमाउंट है, वो कंटिन्यूअसली बढ़ते जाता है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म का जब अमाउंट बढ़ेगा, समझना बाबू यहाँ पे ये है साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ना, और ये हो गया कांस्टेंट। ठीक है, तो जब ये साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ेगा तो के आई क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब एक सेल तब तक डिवाइड नहीं होती है जब तक कि साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम और न्यूक्लियस का वॉल्यूम सेम रहेगा। जैसे ये के आई कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिस्टर्ब हुआ, एक सेल क्या हो जाती है, डिवीजन के लिए इंटर कर जाती है, मतलब सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो सेल डिवीजन से पहले सेल साइकिल होगा, मतलब सेल साइकिल में क्या होगा, सेल के अंदर के जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं सेल के, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज करेंगे, उनका नंबर सबका क्या होगा, बढ़ेगा, अमाउंट बढ़ेगा। और बढ़ने के बाद से सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ कंपोनेंट्स बढ़ गए, जैसे सेल ऑर्गेनेल्स की हम बात कर लें, सेल ऑर्गेनेल्स का नंबर क्या होगा, बढ़ गया, तो सिर्फ इतने से नहीं होगा। इसमें क्या होता है यहाँ पे कि जो जीनोम है सेल के अंदर, जिसको हम डीएनए बोलते हैं, तो डीएनए भी क्या हो जाएगा, उसका भी रेप्लिकेशन होगा, मतलब वो कॉपी बनाएगा, डुप्लीकेट करेगा अपने आप को। और जब डुप्लीकेट करेगा सेल का साइज भी बढ़ेगा, और तब जाकर के सेल क्या होती है, डिवाइड होने के लिए इंटर करती है। ठीक, तो सेल साइकिल में एक हम डेफिनेशन भी बना सकते हैं। पहले यहाँ पे ये समझ लो आप, अगर कोई सेल छोटी है, ठीक है, कोई सेल छोटी है, तो छोटी सेल होगी तो साइज तो न्यूक्लियस का ही रहेगा। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब ये कम होगा तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होगा, एकदम मेंटेन रहेगा। मतलब क्या हो गया कि ये सेल जल्दी से डिवाइड नहीं करेगी, और इस सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे सारे के सारे फंक्शंस न्यूक्लियस इजीली कंट्रोल कर लेगा। साइटोप्लाज्म में जो भी फंक्शन परफॉर्म होगा सबका सब क्या करेगा, न्यूक्लियस इजीली उसको कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, तो ये के आई है। अगर सेल बड़ी है साइज में, तो सेल से भाई जब बड़ी होगी साइज में, तो ये तो हो गया हमारा न्यूक्लियस का साइज, यहाँ पे आकर के क्या हो गया, न्यूक्लियस का साइज स्टॉप हो गया। लेकिन साइज सेल का बड़ा होने की वजह से जो वॉल्यूम है साइटोप्लाज्म का वो लगातार बढ़ते जाएगा, क्योंकि अमाउंट क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और जब बढ़ते जाएगा तो फाइनली क्या हो जाएगी, सेल डिवाइड होना स्टार्ट करेगी, मतलब सेल साइकिल में इंटर करेगी, और सेल साइकिल में इंटर करने के बाद से फिर क्या होगा, सेल डिवाइड कर जाएगी। तो अब आते हैं हम लोग कि ये सेल साइकिल है क्या, जो बार बार हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, पहला हो गया बाबू यहाँ पे जो ये हम कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स वाली बात करते हैं, और एक सरफेस वॉल्यूम रेशियो होता है, दूसरे को हम बोलते हैं सरफेस वॉल्यूम रेशियो लेते हैं। बड़ा आसान सा होता है, इसमें बहुत कुछ नहीं है। सरफेस वॉल्यूम रेशियो का मतलब हो गया सरफेस एरिया और सेल का वॉल्यूम। जैसे मान लीजिए अगर हम कह रहे हैं कि एक सेल है, और इस सेल के अंदर जो भी साइटोप्लाज्म है, ये सेल है, ये एक हो गया क्या, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म जो होगा इसका अमाउंट कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है, ये साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, और सेल का जो सरफेस एरिया क्या हो, वो फिक्स्ड है, उतना रहेगा। तो जब यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ते जाएगा तो जो रेशियो है, रेशियो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया का और वॉल्यूम का, ये डिस्टर्ब होगा। और जब डिस्टर्ब होगा तो फिर इस पे क्या हो जाएगा, सेल डिवाइड करेगी। ठीक है, तो ये दो ऐसे थ्योरीज हैं जिससे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि एक सेल डिवाइड क्यों करती है। ठीक है, सेल डिवाइड क्यों करती है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद से हम लोग दूसरा हम लोग अब इसको करते हैं, स्टार्ट करिए, रोकिए ना। ठीक है बाबू, तो अगला हम यहाँ पे देखते हैं सेल साइकिल है क्या। यही हमारा मेन टॉपिक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का। ये तो अभी जनरल बात चल रही थी कि भाई एक सेल है, कैसे एक सेल डिवाइड होकर के मेनी सेल्स बनाती है, या एक सेल जो सिंगल सेल वाला है वो सिंगल सेल से मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कैसे बनाता है, ये सब हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, सेल साइकिल का डेफिनेशन क्या होता है, देखो बाबू सिंपल सी बात है। अगर कोई सेल है, डिवाइड होना है, तो क्या होगा, पहले सेल का साइज बढ़ेगा। साइज क्यों बढ़ेगा, क्योंकि सेल के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं उनका अमाउंट बढ़ेगा। ठीक है, जो जीनोम है, मतलब जो डीएनए है, उसका अमाउंट बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा तो फाइनली क्या हो जाएगी, जो सेल होगी, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं सेल साइकिल। मतलब क्या होगा, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स by which a cell duplicates its genome, synthesizes the constituents of cells and finally divides into two daughter cells। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेल साइकिल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो सेल साइकिल में क्या क्या आता है, पहले ये समझेंगे कि एक सेल जो है वो क्या कर रहा है, अपना जीनोम को रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, इसके अंदर जो भी सेलुलर कंपोनेंट्स हैं
सबके सबका अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा, और फाइनली एक सेल जो होगा वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड होती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है देखो, जब सेल साइकिल की हम बात करेंगे तो देखो बाबू, सेल साइकिल में हम लोग फेजेस ऑफ सेल साइकिल की बात कर देते हैं। फेजेस ऑफ सेल साइकिल, भाई अगर एक सेल है, डिवाइड होना है उसको, सेल साइकिल को अंडरगो करेगी, और जब सेल साइकिल को अंडरगो करेगी तो फिर क्या होगा, उसमें कुछ तो इवेंट्स होंगे ना, उन इवेंट्स को हम अलग अलग छोटे छोटे फेजेस में डिवाइड कर दें, समझने के लिए आसान हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। किस में डिवाइड करेंगे, फेजेस में। तो इसमें देखो बाबू क्या क्या आता है, एक आता है इसका इंटरफेज, पहला जो होगा फर्स्ट फेज होगा, इसको हम बोलते हैं इंटरफेज। सेकेंड फेज जो होता है इसको हम बोलते हैं एम फेज, एम फेज, या इसी को हम लोग माइटोसिस फेज बोल देते हैं, माइटोसिस फेज बोलते हैं। ठीक है, इंटरफेज एंड एम फेज, माइटोसिस फेज। ऐसे एक एग्जांपल ले लें, अगर हम लोग देखो कि सेल साइकिल जो हम कहें कि कितने टाइम का होगा, ड्यूरेशन क्या होगा सेल साइकिल का, तो देखना बाबू यहाँ पे क्या होता है, सेल साइकिल का ड्यूरेशन वेरी करता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करेगा, सेल टाइप टू सेल टाइप भी वेरी करेगा। जैसे 2 तरह की सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, वेरी करेगा सेल साइकिल दोनों में। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म कहें तो जैसे अगर हम बोलें कि हमको यूकैरियोटिक सेल जो है, यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल लें तो हम 2 एग्जांपल से डिनोट कर सकते हैं। एक को हम ले सकते हैं ह्यूमन सेल, अगर हम ह्यूमन सेल ले लें तो ह्यूमन सेल को जब हम कल्चर कराएं, कल्चर कराने का मतलब हो गया कि सेल को हम ऑब्जर्व करें, एक कल्चर मीडियम में रखें और उसके बाद देखें कि ये सेल कितनी देर बाद डिवाइड होती है, 1 से 2 सेल में। ठीक है, तो ह्यूमन सेल जो होता है, ये ह्यूमन सेल के लिए टोटल जो सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो 24 आवर्स होता है, 24 घंटे लग जाते हैं। लेकिन यही अगर हम ईस्ट की बात करें, ईस्ट भी एक यूकैरियोटिक सेल है, सिंगल सेल वाला फंजाई है, ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ईस्ट में जब हम लेते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें जो सेल साइकिल में टोटल टाइम लगता है वो 90 मिनट्स लगते हैं, मतलब कहने का क्या हो गया 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे, और यहाँ पे कितना है 24 आवर्स, 24 घंटे। तो क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म तो ऑर्गेनिज्म वेरी कर गया, तो सेल साइकिल ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है, सेल टाइप टू सेल टाइप भी वेरी करता है। तो हम इसमें बात करेंगे क्या, इंटरफेज क्या है, इंटरफेज क्या है। देखो बाबू, इंटरफेज जो होता है, इंटरफेज एक ऐसा फेज है सेल साइकिल का जिसके अंदर सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है। डिवीजन के लिए प्रिपेयर करने का मतलब हो गया कि जैसे अभी हमने बोला कि सेल साइकिल के अंदर क्या होगा, सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं सबका अमाउंट बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा, डीएनए का जो अमाउंट है वो भी रेप्लिकेट करके डबल हो जाएगा। तो मतलब ये सारा का सारा कहाँ पे होगा, इंटरफेज में होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे यहाँ पे हम लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, इंटरफेज। इंटरफेज में हम क्या बोले, इंटरफेज क्या है, हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज है। लेकिन इसमें कह रहे हैं क्या, इंटरफेज में कई सारे इवेंट्स हो रहे हैं, सेलुलर कंपोनेंट्स का रेप्लिकेशन, कॉपी बनना, डीएनए का रेप्लिकेशन होना। लेकिन ये जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो माइक्रोस्कोप के अंडर विजिबल नहीं है। ये जो भी इवेंट्स हो रहे हैं ये माइक्रोस्कोप के अंडर विजिबल नहीं है। इसलिए कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि इंटरफेज जो है क्या, वो एक रेस्टिंग फेज है, मतलब रेस्ट में, सेल साइकिल का कोई इवेंट इसमें दिखाई नहीं देता है। इसलिए हम लोग इंटरफेज का दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, हम लोग रेस्टिंग फेज। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना है आपको, ये रेस्टिंग फेज सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए नाम है ना, कि अभी एग्जाम में जब भी आए रेस्टिंग फेज का मतलब रेस्ट में, मतलब सेल डिवाइड नहीं होती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जब हम इंटरफेज की जब हम इसमें पढ़ेंगे फेजेस तो G1 S G2 एक G0 भी G0 फेज आता है। तो G0 फेज जो होता है एक्चुअल में क्या होता है, वहाँ पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा लेकिन एक्चुअल डिवीजन उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो कहीं ऐसा उसको मत समझ लेंगे आपकी रेस्टिंग फेज है। ठीक है, इंटरफेज को रेस्टिंग फेज कुछ साइंटिस्ट मानते हैं, क्यों, क्योंकि इंटरफेज में जो भी इवेंट्स होते हैं सेल साइकिल के वो माइक्रोस्कोप के अंडर विजिबल नहीं होते हैं, सिर्फ इसी वजह से इसका नाम रेस्टिंग फेज दिया गया है। ठीक, अब इसमें कितने फेजेस आते हैं रेस्टिंग फेज के, 3 फेजेस होते हैं। G1 फेज, इसी को हम लोग गैप 1 फेज भी बोलते हैं, गैप 1 फेज, या सीधे कहा जाए तो प्री डीएनए सिंथेसिस फेज, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। थोड़ा सा कई सारे इसमें नाम आ गए। दूसरा आता है एस फेज। ठीक है, एस फेज, एस फेज को हम लोग सिंथेसिस फेज के नाम से भी जानते हैं, ओनली सिंथेसिस फेज। और लास्ट आता है क्या, G2 फेज।
G2 फेज मतलब प्री माइटोटिक फेज। G2 फेज को हम क्या बोलेंगे? प्री माइटोटिक फेज। कहने का मतलब ये हो गया कि जो M फेज हम यहाँ पे लिखे हैं इसके पहले वाला फेज प्री माइटोटिक फेज, तो ये G2 फेज है। रीजन इसका ये हो गया कि इसको तो हमको अलग पढ़ना है ना, क्योंकि ये जो M फेज है इसको हम बोलते हैं एक्चुअल डिवाइडिंग फेज होता है बच्चा। ये इसको हम बोलते हैं, ये क्या है? एक्चुअल डिवाइडिंग फेज। एक्चुअल डिवाइडिंग फेज, ये एक्चुअल डिवाइडिंग फेज मतलब जो सेल एक से दो डॉटर सेल में डिवाइड होगी वो एक्चुअल में कहां पे होगा? तो एम फेज में होगा। इसलिए इसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं और इसके अंदर हो गए 3 फेजेस। अब आते हैं हम लोग अगर एम फेज की बात करें, भाई एम फेज एक्चुअल डिवाइडिंग फेज होता है। एम फेज में क्या क्या है, कितने स्टेजेस हैं? तो एम फेज में भी हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम बोल देते हैं कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरे को बोल देते हैं साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर क्या होगा? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस का डिवीजन कैसे हो जाएगा? ऐसा थोड़ी एक न्यूक्लियस का डिवाइड होकर दो में हो गया, नहीं। क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, जो भी कंपोनेंट्स हैं, सब क्या होंगे? रेप्लिकेट करेंगे, कॉपी बनेगा, और कॉपी बनने के बाद से फिर जो डॉटर क्रोमोसोम्स होते हैं उनका डॉटर सेल में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है जिसमें क्या होता है? डॉटर सेल्स के अंदर डॉटर क्रोमोसोम्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उसके बाद से फिर क्या हो जाएगा? सेल जो होगे वो एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो जाती है। तो ये हम 2 फेजेस के बारे में बात करते हैं, इंटरफेज और एम फेज। अब इसमें पहले हम बात करेंगे कि G1 फेज है। G1 फेज में क्या होता है? G1 फेज में क्या होता है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो अभी हम दूसरा वाला जो इसमें इंटरफेज की हम बात कर रहे हैं, इंटरफेज का पहला फेज हम लेंगे G1 फेज, है ना। मतलब प्री डीएनए सिंथेसिस फेज, ये क्या है? G1 फेज, ठीक है। अच्छा, एक सेल साइकिल अगर हम यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ कर दें, बड़ा थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना। सेल साइकिल, इसे ये जब NCERT रिवाइज हुई थी 2020 में, तो ये साइकिल को थोड़ा रिवाइज किया गया। साइकिल पुरानी NCERT में थोड़ा अलग टाइप से दे रहा था और नई वाली NCERT में थोड़ा चेंज किया, और जैसे ही ये डायग्राम रिवाइज हुआ ना, तुरंत उसमें क्वेश्चन पूछ लिया। और ये एक ऐसा क्वेश्चन था कि जो क्वेश्चन 2020 एक ऐसा मेडिकल के हिस्ट्री में एक ऐसा ईयर था जिसमें एक नहीं दो बच्चे 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किए, जिसमें से एक मेरी स्टूडेंट है आकांक्षा सिंह, जिसको मैंने पढ़ाया, और वो भी ये वाला क्वेश्चन डाउटफुल करके आई थी। एलन और आकाश दोनों का जब आंसर किया आया था, तो एलन आकाश के आंसर की में एलन वाले का आंसर कुछ अलग था, आकाश वाले का आंसर कुछ और था। आकाश वाले का अकॉर्डिंग इसका क्वेश्चन जो था ये गलत जा रहा था, एलन वाले का अकॉर्डिंग था, वो उसने 2 मान लिया था। तो अब डिपेंड करता कि पेपर सेटर जो है उसने क्या आंसर मान के पेपर बनाया है, उस पर था। तो ये एक आप लोग इसको ज़रूर ध्यान दे लोगे कि ये जो सेल साइकिल हम लोग बनाने वाले हैं, ये सेल साइकिल ये है। अब सेल साइकिल में हमको क्या दिखाना है? सेल साइकिल में स्टेज है G1, S, G2 एंड एम फेज को दिखाना है, तो सीधे सीधे हम लोग यहाँ से बना लेते हैं। क्या हो गया? यहाँ से ये आ गया एक फेज, 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 हो गया। ये हो गया आपका G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड फाइनली M फेज ये है। लेकिन अगर आपको याद है, अभी हमने जो बताया आपको कि जो M फेज होता है, इस M फेज में कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे, देखो बाबू क्या बनाएंगे, कैरियोकाइनेसिस में 4 फेजेस होते हैं, 4 फेजेस पढ़े होंगे आप लोग, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड देन साइटोकाइनेसिस, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग प्रोफेज। ये प्रोफेज है, मेटाफेज है, ये सब कुछ आपको सीक्वेंस में याद करना होता है। एनाफेज है ये क्या है? टेलोफेज है, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा? साइटोकाइनेसिस। ये आप 4 को देखोगे आप इसको, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ये 4 फेज जो होते हैं इसको बोलते हैं हम लोग कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, ठीक। जिसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, मतलब न्यूक्लियर मटेरियल जो होंगे उनका डिवीजन होगा, एक से जो क्रोमोसोम है उनका डिवीजन होगा।
जो भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस जब होगा कि जब ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, सेल एक से दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है, ठीक है बाबू। तो ये होता है एक सेल साइकिल। अब इसमें दिखाया गया क्या, यहाँ पे दो सेल्स हैं, एक सेल यहाँ पे है, एक और सेल है, ठीक है, न्यूक्लियस के साथ में। दूसरा सेल यहाँ पे दिखा दिया गया बिना किसी न्यूक्लियस के, ठीक है, ऐसे इसके अंदर मटेरियल हो गए। और यहाँ से ला करके क्या किया, यहाँ से ला करके एक एरो मार दिया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया कि जो G0 फेज है, ध्यान रखना बाबू, इसको बोलते हैं हम लोग G0 फेज, G0 फेज। G0 फेज है कम्स आफ्टर, किसके बाद आता है, यही क्वेश्चन था। तो ये हमारा एक सेल साइकिल है। अब यहाँ पे हम जीवन फेज की बात करें, जीवन फेज क्या है भाई, जीवन फेज जो होता है, जीवन फेज में सेल होती है मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, कंटिन्यूअसली साइज उसका बढ़ते जाता है, सेल का साइज कंटिन्यूअसली बढ़ते जाता है। देखना जीवन फेज की हम बात कर रहे हैं, जीवन फेज की। और इसके अंदर जो भी जरूरत वाले प्रोटीन्स होते हैं, आरएनए होते हैं, ये सिंथेसाइज हो जाते हैं। मतलब जीवन फेज में क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। ये चीज ध्यान रखिए कि सारे के सारे प्रोटीन्स नहीं हम यहां बोल रहे हैं कि चलो जीवन फेज में सारे प्रोटीन सिंथेसाइज हो गए। ये चीज ध्यान रखो बाबू, G1 S G2 ये तीन जो फेजेज आपको दिखाई दे रहे हैं इंटरफेज के, इन तीनों फेजेज में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तीनों फेजेज में अलग अलग नाम से आएगा। यहां पे भी हम बात कर रहे हैं कि जो सेल के अंदर जिन प्रोटीन्स की जरूरत है वो प्रोटीन्स और आरएनए की सिंथेसिस किस में हो गई, जीवन फेज में हो गया। और जैसे ही यहां पे प्रोटीन की अवेलेबिलिटी बनी, प्रोटीन की अवेलेबिलिटी की वजह से जो प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट है या नया प्रोटोप्लाज्म का सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जीवन फेज, जीवन फेज में जो सेल होगी ये मैक्सिमम साइज को अटेन कर लेगी। मतलब सेल का साइज एकदम मैक्सिमम आ गया, उसके आगे सेल का साइज बढ़ाना नहीं है, जीवन फेज जैसे कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम एस फेज में। एस फेज का नाम दिया सिंथेसिस फेज या डीएनए सिंथेसिस फेज। मतलब इसमें क्या होगा, डीएनए की सिंथेसिस होगा, डीएनए सिंथेसाइज होगा। दूसरी चीज देखोगे बाबू, यहाँ पे अभी हमने बोला ना, यहाँ पे प्रोटीन जीवन में भी हो रहा है, एस में भी प्रोटीन बनेगा, लेकिन कौन सा प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। नाम क्या है इसका, हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि जो डीएनए होता है ये डीएनए क्रोमोसोम बनाता है, ठीक। और क्रोमोसोम पे जो डीएनए है, डीएनए अकेले नहीं रहेगा, डीएनए क्या करेगा, प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है और डीएनए उसके चारों तरफ लपेटे होता है, ठीक है। तो जब तक हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा, डीएनए इसके ऊपर रैप नहीं करेगा और डीएनए एक न्यूक्लियस के अंदर अरेंज नहीं हो पाएगा। जैसे एक चीज हम यहाँ पे आपको ला दें कि अगर हम 10⁻⁻6 मीटर अगर हम डायमीटर लेते हैं न्यूक्लियस का, क्या है बाबू ये, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। देखना एक न्यूक्लियस के अंदर, एक ह्यूमन सेल का अगर हम ले लें, ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 46। और 46 क्रोमोसोम के टोटल डीएनए को अगर हम निकाल दें और उनको अगर हम लेंथ को मेजर करें तो वो टोटल लेंथ जो आता है अप्रॉक्स 2.2 मीटर। समझना, इतना बड़ा सा जो डीएनए है ये एक 1 माइक्रोमीटर डायमीटर वाले न्यूक्लियस के अंदर ऑर्गेनाइज्ड है। कैसे ऑर्गेनाइज्ड होगा, अगर हम कहें कि ऐसे लंबा रखना है तो कहाँ पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो इसके लिए क्या होता है, जो डीएनए होगा ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होता है। नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से क्या होता है, दोनों में अट्रैक्शन और दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ रैप कर जाते हैं। ठीक वैसे जैसे हम बोलें एक मोतियों वाला माला है ना, मोतियों वाला माला, एक थ्रेड होता है, धागा होता है, स्ट्रिंग, और उसके अंदर क्या होते हैं, पर्ल्स जो होते हैं, मोती जो होते हैं उसमें लगाए गए होते हैं, ठीक है। बिल्कुल वही अरेंजमेंट हमारे डीएनए का होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ में, और ये फिर क्या करेगा, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा। तो जब एस फेज आएगा तो देखना डीएनए की सिंथेसिस होगी कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का सिंथेसिस होगा और हिस्टोन प्रोटीन बनेगा। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे, डीएनए सिर्फ ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि अगर यूकैरियोटिक सेल हम बात कर रहे हैं, इसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। फिर अगर हम प्लांट सेल के अंदर जाते हैं तो हम क्लोरोप्लास्ट की भी बात करते हैं। क्लियर, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। और इन दोनों के पास यह है सेल ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस नहीं है, ये सेल ऑर्गेनेल है, इनका फंक्शन स्पेसिफाइड है और इनके अंदर भी डीएनए पाया जाता है, कंटेन डीएनए। समझना बाबू, ये न्यूक्लियस के अंदर का डीएनए नहीं है, ये क्या है, ऑर्गेनेलर डीएनए है। और जब एस फेज चलेगा तो एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस हो रही है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर डीएनए।
लेकिन अब कहें कि भाई अगर हम ऑर्गेनेलर डीएनए की बात करें कि ऑर्गेनेलर डीएनए की सिंथेसिस कौन से फेज में होगा, इसके लिए कोई फेज स्पेसिफाइड नहीं है। आप G1 भी बोल सकते हो, S भी बोल सकते हो, G2 भी बोल सकते हो, किसी फेज में हो सकता है। ठीक है, तो ये S फेज होता है। लास्ट में आता है हमारा इंटरफेज का G2 फेज।